दोस्तों नमस्कार। चैंपियन वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो बायोलॉजी से रिलेटेड है और इसका नाम है दंत संरचना यानी टीथ स्ट्रक्चर। यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अक्सर सभी प्रकार के एग्जाम्स में पूछे जाते रहे हैं और आने वाले समय में भी पूछे जाते रहेंगे और यह वीडियो अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और बीच में एक सेकंड की भी लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले दंत की सामान्य संरचना के बारे में जानेंगे और बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। केवल मानव के मुख में कुल कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं ये बिल्कुल सभी लोग जानते हैं। ये 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, इसके बारे में हम लोग आगे विशेष रूप से चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखते हैं कि मानव के मुख में मूलतः कुल कितने दांत पाए जाते हैं। तो ये प्रायः 32 होता है। कुछ मनुष्यों के दांत में इससे 1 या 2 दांत कम हो सकते हैं, ठीक है। दांतों के आधार पर मनुष्य सामान्यतः क्या कहा जाता है या क्या माना जाता है, इसको विषम दंती कहा जाता है। मैं इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। और सामान्यतः क्या कहा जाता है, द्विदंती, ठीक है, या फिर गर्त दंती या फिर अद्वितीय दंती भी कह सकते हैं, क्योंकि मानव के दांत की संरचना सामान्यतः अद्वितीय होती है। अब यहां से देखिए, अद्वितीय कहने का मतलब है कि एक मनुष्य का दांत दूसरे मनुष्य के दांत से बिल्कुल भिन्न होता है। जैसे अंगूठे का निशान सबका अलग अलग होता है ना, उसी प्रकार से दंत की संरचना भी या उसके चिन्ह भी और उसके निशान सभी के अलग अलग होते हैं, बिल्कुल। गर्तदंती का मतलब है कि मनुष्य का दांत जो होता है मसूड़े के गर्त में दबा हुआ होता है। द्विदंती का मतलब है कि मनुष्य में जितने भी दांत होते हैं उसमें सभी जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि सभी प्रकार के दांतों में सभी के सभी जोड़े में होते हैं। यानी कि अगर इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे, जैसे अगर हम केनाइन की बात करते हैं तो 2 केनाइन बिल्कुल एक समान होंगे, 2 इंसिजर बिल्कुल एक समान होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये जोड़े में होते हैं, तो इसके लिए इसको हम लोग कहते हैं द्विदंती। और विषम दंती का कहने का मतलब है कि अन्य जंतुओं की अपेक्षा दांतों की संरचना बिल्कुल अलग होती है। मनुष्य के समान बाकी और किसी जंतु की दांत की संरचना नहीं होती है, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से याद रखना है। इससे जो है ना से रिलेटेड क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि दांतों के आधार पर या दांतों की संरचना के आधार पर मनुष्य को क्या कहा जाता है। तो ये 4 ऑप्शन रहेंगे तब तो ये चारों से ही हो जाएंगे, लेकिन होता ये कि इसमें से 3 देगा और एक कुछ दूसरा दे देगा, ठीक है, और उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा। ये चारों देगा और पहला ऑप्शन में होगा केवल 1, दूसरा ऑप्शन में केवल 2, 1 और 2 दोनों, तीसरा ऑप्शन में 1, 2, 3 और चौथा ऑप्शन में 1, 2, 3 और 4 या इनमें सभी, ठीक है। तो इस आधार पर अगर ये आप जानते हैं तो इस आधार पर इस सवाल का जवाब बिल्कुल आराम से दिया जा सकता है। ये चारों सही है, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं मनुष्य में दूध के दांत के बारे में यहाँ पे हम लोगों को जानना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती, केवल 20, ठीक है। मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, केवल 20। मनुष्य में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, केवल 20। दूध के दांत जो होते हैं उसी को अस्थायी दांत भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक समय के बाद झड़ जाते हैं और उनके स्थान पर फिर दूसरे दांत उगते हैं, ठीक है। तो दूध के दांत अथवा अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है, केवल 20, क्लियर है। मनुष्य में दूध के दांत कब निकलना शुरू हो जाते हैं, तो लगभग 6 माह, ठीक है। लगभग 6 माह कहने का मतलब है कि किसी का 6 माह भी होता है, किसी का 7, 8, 9, 10 तक भी हो सकता है ना। ये 6 माह कोई फिक्स नहीं है सभी के लिए, ठीक है। मनुष्य में दूध के दांत कब गिरना आरंभ हो जाते हैं, तो ये भी लगभग 6 वर्ष है, ठीक है। और इसमें भी वही स्थिति है, किसी का 6 हो सकता है, किसी का 7 हो सकता है, किसी का 8 भी हो सकता है, ठीक है।
मनुष्य में दूध के दांत कब तक पूर्णतया गिर जाते हैं? तो ये 12 वर्ष की अवस्था तक दूध के दांत पूर्णतया गिर जाते हैं, ठीक है। और मनुष्य में दूध के दांत का गिर जाना क्या माना जाता है? तो ये शैशवावस्था का अंत, शैशवावस्था मतलब शिशु काल, ठीक है। तो ये शैशवावस्था का अंत माना जाता है और किशोरावस्था का आरंभ माना जाता है, ठीक है। किशोरावस्था या किशोर अवस्था कह सकते हैं, इसका आरंभ भी माना जाता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज यहां पर याद रखना है, शैशवावस्था का अंत और किशोरावस्था का आरंभ। यानी कि दूध के दांत गिर गए तो ये मान लेना चाहिए कि शैशवावस्था का अंत हो गया। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। कृंतक अथवा इंसिजर, ठीक है। अभी हमने बताया कि मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला होता है वो होता है इंसिजर, या इसको हम लोग कहते हैं कृंतक। इंसिजर या कृंतक, ठीक है। चलिए देखते हैं, चारों प्रकार के दांत का नाम सबसे पहले हम लोग याद कर लेते हैं। पहला जो होता है कृंतक, ठीक है, या कहते हैं इसको इंसिजर। दूसरा प्रकार जो होता है उसको बोलते हैं रदनक या कैनाइन, ठीक है। और तीसरा प्रकार का दांत जो होता है उसको बोलते हैं अग्रचर्वणक, ठीक है, अग्रचर्वणक, ठीक है। और चौथा प्रकार का जो दांत होता है इसको हम लोग बोलते हैं केवल चर्वणक, ठीक है। ये 4 प्रकार के दांत होते हैं। इसको हम लोग कहते हैं इंसिजर, इसको कैनाइन, इसको प्री मोलर और इसको मोलर। आगे मिलेगा सब लिखा हुआ, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के दांत होते हैं और यहां पर हम लोगों को जानना है कृंतक के बारे में, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं मनुष्य में चपटे आकार के दांतों को क्या कहा जाता है? कृंतक या इंसिजर। मतलब ये दांत जो होते हैं सामान्य रूप से चपटे होते हैं, ठीक है ना। सामान्य रूप से कैसे होते हैं? चपटे, ठीक है। ये इस प्रकार के दांत होते हैं, ठीक है। मानव मुख में कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो ये 4 ऊपर होता है और 4 नीचे होता है, इसीलिए 4 गुना में 2 बराबर कितनी? 8। इनकी संख्या कितनी होती है? कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है? 8, जिनमें 4 नीचे और 4 ऊपर, ठीक है। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं हम लोग कि मनुष्य में जीवन में सर्वप्रथम कौन सा दांत प्राप्त करता है, यानी मनुष्य अपने जीवन में सबसे पहले कौन सा दांत प्राप्त करता है, यानी कौन सा दांत सबसे पहले निकलता है? तो यही निकलता है कृंतक या इंसिजर। मनुष्य में कृंतक दांतों की उत्पत्ति किस उम्र में होती है? तो ये प्राय 6-7 माह, ठीक है ना। तो अभी हमने बताया था कि ये 6 माह फिक्स नहीं है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 9-10 तक भी जा सकता है, ठीक है। ये जो होता है वो बच्चों में उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, उसकी शरीर की संरचना पर निर्भर करता है कि किस समय निकलता है, ठीक है। अगर देर से दांत निकल रहा है इसका मतलब है कि उन बच्चों में जो है कैल्शियम और फास्फोरस की कमी है। अगर कैल्शियम और फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में हो तो 6 माह में निकलना आरंभ हो जाते हैं। क्लियर है? किस प्रकार के जीवों में कृंतक सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो कृंतक जो होता है वो शाकाहारी जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा विकसित होता है, ठीक है। शाकाहारी जीव जंतुओं में सबसे ज्यादा विकसित होता है। और मनुष्य में कृंतक दांतों का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो इसका प्रमुख कार्य होता है भोजन को काटना, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य क्या होता है? भोजन को काटना, ठीक है। यहाँ पे संरचना पर देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये जो होता है चपटे आकार का होता है, समझ गए। और ये एक बढ़ई का औजार होता है, उसके समान होता है, ठीक है ना। बढ़ई का औजार होता है जिसको कहते हैं रुखानी। क्या कहते हैं? रुखानी। तो मनुष्य में दांतों की संख्या जो है रुखानी के समान होती है और ये जो है से वस्तुओं को काटने का काम करता है। क्लियर है? ठीक है। जैसे आप गाजर खाते हैं, मूली खाते हैं, तो गाजर मूली को काटने के काम में ये आता है दांत। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो आगे हमें मिलता है रदनक अथवा कैनाइन। ये दांतों का दूसरा प्रकार है और यहां पर भी हम लोग कुछ देखते हैं इसके बारे में। दांतों का दूसरा प्रकार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं रदनक, ठीक है। और अंग्रेजी में इसको कहा जाता है कैनाइन।
मनुष्य में नुकीले आकार के दांतों को क्या कहा जाता था? वो चपटे आकार का था और ये नुकीला है। तो चपटे आकार का, नुकीले आकार का जो दांत होता है उसको हम लोग रदनक अथवा कैनाइन कहते हैं। ठीक है। भोजन को फाड़ने वाले दांतों को प्रायः क्या कहा जाता है? तो रदनक इसको कहते हैं। ये दांत जो होता है प्रमुख रूप से भोजन को चीरने फाड़ने के काम में आता है। जैसे अगर आप गन्ना वगैरह चाटते हैं या चूसते हैं तो वहां पर देखिएगा इन दांतों का यूज किया जाता है। ठीक है। मानव के मुख में रदनक दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 2 गुना 2, मतलब है कि 2 ऊपर और 2 नीचे, और टोटल कितना? 4। क्लियर है? 2 ऊपर 2 नीचे और टोटल कितना? 4। किस प्रकार के जीवों में रदनक सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो रदनक जो होता है वो मांसाहारी में सर्वाधिक विकसित होता है। किनमें सर्वाधिक विकसित होता है? मांसाहारी में, क्योंकि वे जानवरों को खाते हैं और जानवरों को काटने की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए वे लोग दांतों से ही उसे चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। ठीक है। रदनक अथवा कैनाइन दांतों की संरचना प्राय कैसी होती है? ये जो होता है मूलतः शंक्वाकार होता है। इसको देख लीजिए थोड़ा सा। इसकी संरचना जो होती है इस प्रकार से होती है। ठीक है। रदनक दांतों की संरचना, ये मसूड़ों से नीचे पाया जाता है। ठीक है। और बाकी जो है से ये मसूड़ों से ऊपर जो होता है इसकी संरचना इस प्रकार से होती है। ये दोनों तरफ से शंक्वाकार होता है, ऊपर से भी और नीचे से भी। क्लियर है? इसको ध्यान रखना कि इसकी संरचना शंक्वाकार होती है। यानी सवाल पूछा जाएगा कि मनुष्य के दांतों में कौन सी दांत की संरचना शंक्वाकार होती है, तो निश्चित रूप से याद रखना है रदनक अथवा कैनाइन। ठीक है ना। नुकीला भी इसी को कहा जाता है ना, ये नुकीला यहाँ पे। ठीक है, समझ गए? चलिए अब हम समझते हैं कि इसमें क्लियर हो गया सारे क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन है कि मानव मुख में रदनक दांतों की उत्पत्ति किस उम्र में होती है? तो प्रायः 16 से 20 माह में। रदनक दांतों की उत्पत्ति कब होती है? 16 से 20 माह में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम लोग इसमें तीसरा प्रकार मिलेगा हम लोग को। तीसरा प्रकार जो होता है उसको हम लोग कहते हैं अग्रचर्वणक। ठीक है, क्या कहते हैं? अग्रचर्वणक या प्रीमोलर। ठीक है, यहां पर देखते हैं क्या है, भोजन को चबाने वाले दांतों को मूलतया क्या कहा जाता है? तो इसको हम लोग बोलते हैं अग्रचर्वणक या प्रीमोलर। ये जो है भोजन को चबाने के काम में आता है। ठीक है, इसके बाद मानव मुख में अग्रचर्वणक दांतों की संख्या कितनी होती है? ये तो 4 गुना 2, मतलब ये कि 4 नीचे और 4 ऊपर। क्लियर है? टोटल कितना? 8। संख्या भी याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, मानव मुख में प्रीमोलर दांतों की उत्पत्ति किस उम्र में होती है? प्रायः 10 या 11 वर्ष में। ठीक है ना, 10, 11, 12, 13, 14 तक। ठीक है ना। कारण कि मैं बता दूं आपको, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा दांत का प्रकार है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है। तो यही वाला जो है प्रकार अग्रचर्वणक या प्रीमोलर, ये बच्चों में नहीं होता, ये 10-12 साल के बाद उत्पन्न होता है। ठीक है ना, यहाँ पे 10-11 लिखा हुआ है, लेकिन सामान्य रूप से 10 से ये 14 वर्ष के बीच में उत्पन्न होता है। ठीक है, और बताया गया था ये दांत निकलते हैं तब माना जाता है कि वो बच्चा जो है से उसका शैशवावस्था अंत हो गया और किशोरावस्था आरंभ हो गया। 2 पहचान है आप लोग को, एक पहले बताया गया और एक यहाँ पर बता रहा हूं। ठीक है ना, क्लियर? क्या पहचान बताए थे पहले, याद है? दूध के दांतों का गिर जाना। ठीक है ना, दूध के दांतों का गिर जाना शैशवावस्था का अंत और किशोरावस्था का आरंभ माना जाता है। ठीक उसी प्रकार से अग्रचर्वणक दांतों का निकलना, ये भी जो होता है शैशवावस्था का अंत और किशोरावस्था के आरंभ का सूचक माना जाता है। क्लियर? बिल्कुल आराम से याद रखिए और सारे क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से समझिए और माइंड में सेट कीजिए। ठीक है, आगे देखिए तो अग्रचर्वणक या अथवा प्रीमोलर दांतों की संरचना प्राय कैसी होती है? तो ये चपटा होता है, चौकोर होता है और रेखादार होता है। कैसा होता है? चपटा, चौकोर और रेखादार। ठीक है, और किस प्रकार के जीवों में अग्रचर्वणक सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों में जो है ये सामान्य रूप से विकसित होते हैं। ठीक है,
अग्र चर्वणक अथवा प्रीमोलर दांतों के ऊपर कितनी गुलिकाएं होती है? तो केवल और केवल 2। ये क्या है गुलिकाएं? ठीक है ना। सबसे पहले आपको बताया गया कि ये जो प्रीमोलर दांत होते हैं इनकी संरचना जो होती है चौकोर होती है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो होता है ना 2 भागों में विभाजित होता है, 2 भागों में, ठीक है। इस तरीके से ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा, और ये सब फिगर बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए इसको आपको तो झेलना पड़ेगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। इस प्रकार से ये संरचना होती है दांतों की, ठीक है। इस प्रकार से होती है दांतों की संरचना प्रीमोलर की, ठीक है। और ये 2 भाग होता है। कभी कभी क्या होता है ना कि मनुष्य कभी कभी अत्यंत ही कठोर वस्तु को अगर दांतों से तोड़ने की प्रयास करता है, तो तोड़ने के प्रयास के क्रम में अगर बहुत ज्यादा वो पदार्थ कठोर हुआ ना, तो ये दांत जो है ना बीच से फट जाते हैं, ठीक है। बीच से क्या होते हैं, दोनों अलग अलग हो जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी भी कठोर वस्तु को जबरन नहीं तोड़ना चाहिए, खासकर इन दांतों से, ठीक है ना। चलिए, तो ये 2 गुलिकाएं होती है, इसी को बोला जाता है गुलिका। ये 2 है ना, इन्हीं दोनों को क्या बोला जाता है? गुलिका। क्लियर है? और बाकी तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं क्या है। आगे पक्का है कि चर्वणक मिलेगा, यानी कि मोलर, ठीक है। और मोलर जो होता है ये मनुष्य के दांत का सबसे चौथा, मतलब सबसे अंतिम या चौथा प्रकार है। और मनुष्य में इनकी संख्या जो होती है वो टोटल जो होती है 12 होती है, जिसमें 6 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है। ये भी चबाने का ही कार्य करता है। ये भी दांत जो है से चबाने का, वो प्रारंभिक रूप से जो दांत चबाता है उसी को बोलते हैं प्रीमोलर, और अंतिम रूप से जो चबाता है उसको बोलते हैं केवल मोलर, ठीक है। और इनकी संख्या 6 नीचे और 6 ऊपर, और 6 गुना 2 करेंगे तो टोटल कितना होता है? 12। किस प्रकार के जीवों में चर्वणक सर्वाधिक विकसित होते हैं? तो ये दांत भी शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के जीवों में जो है समान रूप से विकसित होते हैं। मानव मुख में चर्वणक दांतों की उत्पत्ति किस उम्र में होती है? तो इसकी उत्पत्ति सामान्यतः 16 से 22 वर्ष की अवस्था में होती है। और इसको जो माना जाता है कि इसको माना जाता है वयस्क अवस्था का, यानी वयस्क अवस्था का आरंभ माना जाता है, ठीक है। समझ गए? अगर ये दांत निकलना शुरू हो गए तो माना जाता है कि वह मनुष्य जो है से वयस्क हो गया है, ठीक है। कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। इसके बाद और आगे चलते हैं। चर्वणक अथवा मोलर दांतों की संरचना किस प्रकार की होती है? तो ये चौरस होता है और धार युक्त होता है। और इसके बाद मोलर दांतों के ऊपर कुल कितनी गुलिकाएं पाई जाती है? तो ये मूलतः 4 या 5 होती है। सामान्य रूप से 4 ही होती है, बट किसी किसी व्यक्ति में इनकी संख्या 5 हो सकती है, ठीक है। जैसे इसकी संरचना को हम लोग समझते हैं, तो ये सामान्य रूप से पहले तो चौरस होगा, ठीक है ना, चौकोर आकार का, ठीक है। और ये इधर से कर दीजिए और ये इधर से कर दीजिए, और ये 4 गुलिकाएं सामान्य रूप से यहाँ पाई जाती है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बताना दिखाना जरूरी है। तब जाकर अगर ये फिगर ध्यान से देख रहे हैं ना, तो ये माइंड में सेट होनी चाहिए, और कभी भी फिर गलत नहीं होगा कि कितनी गुलिकाएं होती है, ठीक है ना। इस प्रकार से होती है। और इनमें जो है ना धार पाया जाता है, ठीक है। इनमें क्या होता है? धार पाया जाता है। कैसे धार हो पाया जाता है ये मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इनमें जो धार पाया जाता है वो इस तरीके से कि यहाँ पर जो है ना लास्ट में जो है ये थोड़ा सा उभरा हुआ रहता है ऊपर की ओर, और ये धार पाया जाता है, ठीक है। देखिएगा, अपना उंगली लगाकर दांत पे रखिए और देखिए तो आपको लगेगा कि यहाँ पर धार बना हुआ है, ठीक है। और कितनी गुलिका आपके दांत में है ये भी पता चल जाएगा, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं।
इस तरीके से। साथ ही साथ इसके चारों तरफ भी जो है ना, ये लास्ट में सबसे किनारे किनारे धार पाया जाता है। अपने दांत पर उंगली लगाकर देखिए, ये आपको पता चलेगा कि यहाँ पे धार है। ठीक है, इस तरीके से। और बाकी जो है इसकी संरचना, नीचे वाली तो संरचना होती ही होती है। ठीक है, ये होता है। ये हो गया आपका मोलर की संरचना। क्लियर है? कोई डाउट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर भी हम समझते हैं कि ये दांत के चारों प्रकार समाप्त हो गए। इसमें बताया गया आपको कि इन दांतों की विशेषता क्या है, आकार कैसा होता है, ये किस अवस्था में निकलते हैं और इनका काम क्या है। ठीक है, तो ये सारा चीज जो है से आपको चारों दांतों के संबंध में याद होना चाहिए। सबसे पहले तो आकार, ठीक है, उसके बाद उनकी क्या है, उनकी संख्या, ठीक है, किन जीवों में सर्वाधिक विकसित होता है, किस उम्र में ये निकलता है ना, और इनका आकार कैसा होता है, और गुलिका याद रखना होगा, खासकर मोलर और प्री मोलर में। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और देखते हैं क्या मिलता है इसमें हमें। यहाँ पर देखिए एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है ना, काफी प्रचलित है और इसको भी जानना चाहिए आप लोगों को। बहुत सारे लोगों में इस बारे में थोड़ा सा भ्रम भी होता है। ठीक है, मानव मुख में उपस्थित अंतिम चर्वणक को क्या कहा जाता है? अंतिम चर्वणक यानी कि जो मोलर है ना, मोलर की संख्या 12 बताया गया, तो पक्का है कि सबसे लास्ट में 2 नीचे होगा, 2 ऊपर। ठीक है ना, लास्ट में बाईं तरफ एक, दाईं तरफ एक नीचे, और ऊपर भी एक बाईं तरफ एक दाईं तरफ, तो इनकी संख्या 4 होती है। तो ये अंतिम चर्वणक जो है, इनको क्या कहा जाता है? अक्कल डाढ़। ठीक है ना, क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है अक्कल डाढ़। ठीक है, क्या कहा जाता है? अक्कल डाढ़। ठीक है, इसको कुछ लोग अक्ल भी कहते हैं। ठीक है ना, और शुद्ध यही होता है, अक्ल। ठीक है, अक्ल डाढ़। क्लियर? और इसी को अंग्रेजी में बोला जाता है विजडम, विजडम टीथ। तो ये चीज याद रखना है। ठीक है, अंतिम जो 4 चर्वणक होते हैं उनको क्या कहते हैं? अक्ल डाढ़ या अक्ल डाढ़ या विजडम टीथ। इनकी संख्या कितनी होती है? 4। ऑलरेडी बता दिया गया। ये किस अवस्था में निकलते हैं? सामान्य रूप से ये 20 से 25 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं। ठीक है ना, और ऐसा माना जाता है, ऐसा लोगों में भ्रम है कि जब ये दांत निकलते हैं तभी अक्ल आती है। ठीक है, इसीलिए इसको कहा जाता है विजडम, यानी कि बुद्धि का प्रतीक माना जाता है। ठीक है ना, हालांकि कौन से दांत निकलते समय सबसे ज्यादा अधिक दर्द होता है? तो इन्हीं दांतों को निकलते समय बहुत ज्यादा दर्द होती है। और भ्रम यह है कि अक्ल डाढ़ या विजडम टीथ का बुद्धि के साथ क्या संबंध होता है? तो हालांकि इनका बुद्धि के साथ कोई संबंध है नहीं, बस लोगों में ऐसी मान्यता है, या इस तरह का भ्रम लोगों में देखा जाता है। ठीक है, कोई डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अक्ल से इनका कोई संबंध नहीं है, लोगों ने बस ये नाम दे दिया है क्योंकि इसे माना जाता है कि वयस्क अवस्था की शुरुआत यहीं से होती है। ठीक है ना, चलिए क्लियर? और तो कुछ नहीं इसमें नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है इसमें। ठीक है, आगे जो है मानव दंत की संरचना। मानव दंत की संरचना में यहां पर जो है ना, दंत सूत्र के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? दंत सूत्र के बारे में। और दंत सूत्र की सहायता से हम लोग दांतों की संख्या का निर्धारण करेंगे। ठीक है ना, दांतों की संख्या का निर्धारण करेंगे। चलिए यहाँ पर बच्चों में दांतों का दंत सूत्र मूलतया क्या होता है, पहले बच्चों वाला देख लेते हैं। देख लीजिए, बच्चों में जो है ये आई का मतलब इंसीजर। आई का मतलब क्या? इंसीजर। ठीक है, और इंसीजर जो है 2/2, इसका मतलब हुआ कि 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ, यानी कि ठीक बीच से एकदम इस तरीके से हम लोग करते हैं एक जबड़े को। ठीक है ना, नीचे वाले जबड़े को या ऊपर वाले किसी भी जबड़े को, तो एक दाईं तरफ होगा और एक बाईं तरफ होगा। और ऐसी स्थिति में क्या है कि ये 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ होता है, ये इंसीजर, यानी कि आई फॉर इंसीजर। और इनकी संख्या क्या होती है? 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ। उसके बाद सी फॉर कैनाइन, और इनकी संख्या 1 होती है, मतलब कि एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। क्लियर?
प्रीमोलर, प्रीमोलर अभी हमने बताया था, थोड़ा देर पहले आप लोग को बता दिया था कि वह कौन सा दांत है जो बच्चों में नहीं पाया जाता है, तो यह है प्रीमोलर, इसीलिए यहाँ पर 0/0 है। क्लियर है। इसके बाद मोलर की बात करते हैं, तो मोलर जो होता है बच्चों में ये 2/2 होता है, यानी कि 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ। बिल्कुल माइंड में सेट रखना। अब किसको काउंट कीजिए तो 2 और 1 3, 3 और 2 5, यानी कि 5 दाईं तरफ और 5 बाईं तरफ होते हैं। ठीक है ना, ये सभी दांत समझ गए। तो 5 बाईं तरफ और 5 दाईं तरफ, टोटल कितने हो गए 10, यानी कि नीचे वाले या ऊपरे वाले जबड़े किसी को काउंट करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक जबड़े में दांतों की संख्या कितनी हो जी 10, और 10 गुना 2 कर देंगे तो टोटल हो जाएगा कितना 20, यानी कि बच्चों में कितने दांत होते हैं अधिकतम 20। क्लियर है। इसी को बोला जाता है दूध का दांत। अब वयस्कों में दांतों की संख्या की बात करते हैं, तो वयस्कों में इंसीजर तो वही रहेगा जो बच्चों में रहता है, यानी कि 2/2, 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ। कैनाइन भी वही रहता है, ठीक है, 1/1, यानी कि एक दाईं तरफ और एक बाईं तरफ। प्रीमोलर बच्चों में नहीं पाया जाता, लेकिन ये वयस्कों में पाया जाता है, और ये 2/2 होता है, मतलब कि 2 दाईं तरफ और 2 बाईं तरफ। ठीक है। इसके बाद मोलर की संख्या जो होती है, ठीक है ना, प्रीमोलर तो हो गया 2/2, मोलर की संख्या जो होती है 3/3, मतलब कि 3 दाईं तरफ और 3 बाईं तरफ। टोटल काउंट कीजिए तो 3 और 2 5, 1 6 और 2 8, 8/8, यानी कि 8 दाईं तरफ और 8 बाईं तरफ। और टोटल करेंगे, गिनेंगे तो ये 16 हो जाएगा एक जबड़ा में, और दोनों जबड़ों की बात करते हैं तो गिनेंगे तो 16 दूना का 32। ठीक है, टोटल कितने दांत होते हैं 32। क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और आगे देखते हैं कि यहाँ पर जो है दांतों की संरचना बताया गया है, यहाँ पर कि दांतों का स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं दांतों का सबसे ऊपरी भाग जो मसूड़े से बाहर होता है क्या कहलाता है, शिखर अथवा क्राउन। क्लियर है। दांतों का सबसे मध्य भाग जो मसूड़ों के मध्य होता है उसको कहते हैं ग्रीवा या सर्विक्स। इसी को हम लोग ग्रीवा या नेक भी कह सकते हैं, गर्दन भी कहा जाता है। ग्रीवा यानी कि ग्रीवा अथवा गर्दन। ग्रीवा एक शुद्ध हिंदी का शब्द है, ठीक है ना, और इसी को हम लोग गर्दन कहते हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द इसका होता है गर्दन। ठीक है, ग्रीवा या गर्दन, हिंदी में 2 नाम और अंग्रेजी में भी 2 नाम मिलेगा। एक तो सामान्य रूप से गर्दन का नेक समझते हैं आप लोग, और एक जो कहा जाता है वो है सर्विक्स, डेंटिस्ट की भाषा में। ठीक है, ये 4 नाम है, 2 हिंदी में और 2 अंग्रेजी में। क्लियर है। और सबसे नीचे वाला भाग जो होता है उसको कहा जाता है मूल अथवा रूट। मूल अथवा रूट। अब 1 मिनट आप शांति से एकदम देखिएगा, बिल्कुल आराम से देखिएगा, हम फिगर बनाकर आपको दिखा देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सा बिल्कुल आराम से देखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पर जो है, यहाँ पर दांत की संरचना बनाते हैं, तो ये ऐसे ले लीजिए, एक सामान्य सा दांत, ठीक है, और ये इस तरीके से होता है, और ये जो होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, थोड़ा सा बिल्कुल पेशेंस रख कर देखिएगा ना तो ज़्यादा बेहतर होगा। थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ये जो हम बना रहे हैं ये दांत जो है, ठीक है ना, यहीं पर फिगर बनाकर मैं और कई सारी चीज़ें बता दूंगा, और फिगर नहीं बनाऊंगा, इसलिए दांत को फिगर बनाते समय बिल्कुल आराम से देखें, बेहतरीन तरीके से, ताकि आपको फिर से फिगर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और हम जब समझाएंगे तो वहाँ पर इस बात को आप समझ जाइएगा। ठीक है, बिल्कुल आराम से, वहाँ पर दोबारा जो है फिगर नहीं बनाएंगे, टाइम वेस्ट होगा ना, तो यहीं पर हम लोग समझ लेते हैं बढ़िया से। चलिए, क्लियर है। ये देखिए,
दांत को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, ये वाला जो संरचना है, ये जो होता है मसूड़े से ऊपर होता है। ये जो होता है संरचना मसूड़े से नीचे होता है, और मसूड़े से नीचे वाली जो संरचना होती है ना, मसूड़े से नीचे वाली संरचना, ये लगभग 2 भागों में बटा होता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और नीचे तक कर देते हैं। बिल्कुल आराम से देखिए, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, ठीक है ना, और नहीं तो फिर समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। इससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये जो होता है, क्या होता है कि 3 भागों में विभाजित होता है, ठीक है। ये 3 भागों में विभाजित होता है, समझ गए। इसमें जो सबसे ऊपर वाला जो भाग होता है, सबसे ऊपर वाला भाग जो ये वाला है, ठीक है, ये जो वाला भाग है, इसको बोलते हैं शिखर या क्राउन। इसको क्या बोलते हैं? शिखर या बोलते हैं क्राउन, ठीक है। बिल्कुल आराम से समझिए। इसको क्या कहते हैं? शिखर या क्राउन। निश्चित रूप से इसको याद रखना है, शिखर या क्या कहते हैं? क्राउन, ठीक है। और इसके बाद आप देखिए, ये वाला जो भाग है यहां पर, ये वाला भाग मसूड़े के अंदर होता है। 2 भाग में बट गया, 3 भाग में बट गया, इसको 2 भाग में ही बटना चाहिए, ठीक है। थोड़ी सी परेशानी होगी यहाँ पे, ये सिर्फ होना चाहिए, 2 भाग में बटना चाहिए, ठीक है। ये है क्लियर। और ये जो दूसरा भाग है, ये मसूड़ों द्वारा बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ जुड़ा रहता है, यानी कि सबसे ज्यादा मजबूती के साथ जुड़ा रहता है ये वाला भाग, ठीक है ना। और इस भाग को हम लोग कहते हैं ग्रीवा या गर्दन। इसको क्या कहते हैं? ग्रीवा या सर्विक्स या नेक, ठीक है। बाकी नाम लिखा हुआ है ऊपर में, सब कुछ ग्रीवा या नेक कहते हैं। और ये तीसरा भाग जो होता है ना, ये सबसे नीचे वाला होता है, और ये जो है ना, ये भी मसूड़ों के साथ जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन बहुत ज्यादा मजबूती के साथ नहीं जुड़ा रहता है। और ये सबसे नीचे वाला जो होता है, इसी को कहा जाता है मूल अथवा रूट। क्या कहा जाता है? मूल अथवा रूट। क्लियर है? मूल अथवा रूट, समझ गए। अब देखिए, अब हम लोगों को यहां पर समझना है थोड़ा सा और, जो इससे आगे की चीज होगा। ये तो 3 भाग है, तो 3 भाग दिखा दिया। इसके बाद जो है, याद रखिएगा इसको बढ़िया से, ठीक है। इसके बाद जो है ना, इसमें और भाग पाए जाते हैं। अब ये ऊपर से नीचे की ओर बटा। अब दांतों की संरचना में एक बाहर से अंदर की ओर बटता है, बाहर से अंदर की ओर बढ़ता है, और वो भी चीज मैं आपको यहीं पर दिखा देता हूं, बाहर से अंदर वाला, ठीक है। और उसको भी आप देख लीजिए, नहीं तो फिगर हमको फिर बनाना पड़ जाएगा, ठीक है। चलिए, अब मैं दिखाता हूं अंदर से बाहर की ओर। इसमें जब दांत जो होता है ना मनुष्य का, उसके सबसे बाहरी परत पर, बाहर की ओर एक पतली सी परत पाई जाती है। सबसे बाहर में क्या पाई जाती है? एक पतली सी परत पाई जाती है, और ये सामान्यतः सफेद रंग का होता है, ठीक है। दांतों की सबसे बाहरी परत, बाहरी ओर है ना, बाहरी हिस्से पर एक सफेद रंग की विशेष परत होती है। ये भी गलत हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, बिल्कुल आराम से। क्लियर। ये जो होती है सफेद रंग की परत होती है ये, और इसको कहा जाता है एनामेल। क्या कहा जाता है?
एनामेल। ये जो होता है ना एनामेल, दांतों का सबसे मजबूत हिस्सा होता है। क्या होता है? दांतों का सबसे मजबूत हिस्सा। और दांतों का नहीं, मानव शरीर का यानी मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत रचना जो होती है यही होती है। और ये परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दांतों के बाह्य ओर सफेद रंग की जो परत होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? एनामेल। क्या कहते हैं? एनामेल। तो ये वाला जो हो गया सफेद वाला परत, इसको कहते हैं एनामेल। क्लियर? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। एक अब इसमें जो देखिए ये पीला वाला जो भाग होता है, दांतों का हल्का पीला लिए हुए जो भाग होता है, इसको बोला जाता है डेंटाइन। क्या बोला जाता है? डेंटाइन। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सभी पूछे जाते हैं, इसीलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए इसको। इसको क्या कहा जाता है? डेंटाइन। ठीक है, और इसके बाद जो होता है एक भाग इसमें और होता है, ठीक है ना, ये अंदर की ओर जो होता है ना, ये जो गुहा नजर आ रही है ना, खाली खाली जगह जो नजर आ रही है, इसको बोला जाता है, इस गुहा को बोला जाता है पल्प कैविटी। इधर लिख देते हैं, क्या कहा जाता है इसको? इसको थोड़ा दूसरे कलर से लिखते हैं, पल्प कैविटी। क्या बोला जाता है इसको? पल्प कैविटी। ठीक है, ये दांत के बीच में जो खाली जगह है ना उसको क्या बोला जाता है? पल्प कैविटी। और इस खाली जगह में, इस गुहा में जो है क्या पाई जाती है? तो इसमें पाई जाती है तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका तंत्र। ठीक है, इसके अतिरिक्त बहुत सारी रक्तवाहिकाएं, रक्तवाहिकाएं मतलब रक्त नलिकाएं, ठीक है, इसमें पाई जाती है बहुत सारी। और इसके अतिरिक्त जो है इसमें जो है एक विशेष प्रकार का जीव द्रव्य पाया जाता है जो अर्ध तरल होता है। क्या होता है? अर्ध तरल होता है। ठीक है, और ये सब जो अर्ध तरल पदार्थ होता है या ये सब जो है अर्ध तरल पदार्थ होता है उसको कहा जाता है पल्प। क्या कहा जाता है? पल्प। गुहा को पल्प कैविटी, और इसके अंदर जो द्रव पाया जाता है, अर्ध तरल पदार्थ जो पाया जाता है उसको कहा जाता है पल्प। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, बिल्कुल आराम से देखिएगा। तो यहाँ पर आपको रखना है, सबसे बाहरी अवस्था पर रखना है एनामेल, उसके बाद वाली परत जो है डेंटाइन, और उसके अंदर जो खाली गुहा होता है उसको पल्प कैविटी। और इस पल्प कैविटी में जो अर्ध तरल पदार्थ पाया जाता है, मज्जा बोलते हैं इसको, मज्जा जो पाया जाता है उसको कहते हैं पल्प। और इसके अतिरिक्त पल्प कैविटी में क्या क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंतु। क्या पाया जाता है? तंत्रिका तंतु। ठीक है, तंत्रिका तंतु। और इसके अतिरिक्त क्या पाया जाता है? रक्त नलिकाएं, रक्त नलिकाएं। ठीक है, ये सब पाए जाते हैं इसमें। क्लियर? तो ये चीज याद रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और चीज यहां पर ध्यान देना है, ठीक है ना, ये दांतों का सबसे बाहरी परत एनामेल जो है ये सिर्फ मसूड़ों से ऊपर होता है, मसूड़ों से नीचे नहीं। ठीक है ना, मसूड़ों में जैसे ही ये प्रवेश करता है वहां पर बाहर की ओर एक और विशेष रचना पाई जाती है। ठीक है ना, वहां पर बाहर की ओर एक विशेष रचना पाई जाती है। ठीक है, इस तरीके से जो दांतों को मसूड़े से जोड़े रखती है। क्या है? जो दांतों को मसूड़ों से जोड़ के रखती है। ठीक है ना, ये एक रचना पाई जाती है यहां पर। बिल्कुल आराम से समझिएगा, बायोलॉजी में ये दिक्कत होगी, जहां भी फिगर वाली बात आएगी वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा आपको। ठीक है, समझ गए? ये मसूड़ों को जोड़ कर रखती है, इसको क्या करते हैं? एकदम सिंपल सी याद रखिए, हम लोग जो है ना दीवार वगैरह जोड़ने के लिए, ईंट वगैरह जोड़ने के लिए क्या प्रयोग करते हैं जी? सीमेंट। क्या प्रयोग करते हैं? सीमेंट। अब इसका नाम भी जो है ना, इसको कहा जाता है सीमेंटम। क्या कहा जाता है? सीमेंटम। बिल्कुल आराम से एकदम निश्चित रूप से ये सभी भाग जो है से आपको याद रखना है। ये हो गई दांतों की संरचना। एक संरचना ऊपर से नीचे की ओर, सबसे ऊपर में शिखर या क्राउन, उसके बाद जो होता है नेक या ग्रीवा, और सबसे नीचे
रूट यानी कि मूल या जड़ भी कह सकते हैं, ठीक है। और अगर अंदर से बाहर की ओर देखते हैं तो सबसे बाहर जो मिलता है हमको एनामेल, उसके बाद मिलता है डेंटाइन और उसके बाद पल्प कैविटी जिसमें पल्प पाया जाता है। क्लियर। बट मसूड़ों में सबसे बाहरी जो दांत की संरचना होती है उसको कहते हैं सीमेंटम। इस तरह से दांत का भाग देख लीजिए, 3 इधर और 2 इधर, 5 भाग मुख्य रूप से होते हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं आगे क्या है। आगे जो है मानव दंत का एनामेल। अभी हमने एनामेल को देखा, दांत के सबसे बाहरी स्तर है, ठीक है, सफेद रंग का होता है, शरीर का सबसे मजबूत अंग होता है, दांत का सबसे मजबूत अंग होता है, ये सब कुछ बता दिया। दांतों का सबसे बाहरी व कठोर परत को क्या कहा जाता है, एनामेल, बता चुके हैं। सबसे मजबूत व चमकीले परत को क्या कहा जाता है, एनामेल, बता चुके हैं। दांतों का कौन सा भाग है उन्हें बीमारियों और कीड़ों से बचाए रखता है, तो ये भी एनामेल है। सबसे बाहर इसीलिए है ना, ठीक है ना, सबसे बाहर इसीलिए और सबसे मजबूत भी इसीलिए ताकि वो जो है से किसी भी प्रकार के संक्रमण से रक्षा कर सके। मानव शरीर का कौन सा भाग सर्वाधिक कठोर व मजबूत होता है, कौन सा भाग सर्वाधिक कठोर और मजबूत होता है, एनामेल, ये भी मैं बता चुका हूं, ठीक है ना। दांतों का एनामेल सामान्यतः किस रासायनिक पदार्थ का बना होता है, तो ये कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट के यौगिक का बना होता है, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट जैसे यौगिकों से ये बना होता है। क्लियर, कोई डाउट यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे देखते हैं क्या है। मानव दंत का डेंटाइन, अभी हमने बताया कि ये दूसरी परत होती है ना। सबसे बाहर जो हो गया एनामेल, और एनामेल के बाद हमने अभी फिगर बनाकर दिखाया था, ये पीला वाला एनामेल सफेद वाला था और पीला वाला क्या था, डेंटाइन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दंत अस्थि। क्या बोलते हैं, दंत अस्थि, या आप इसको दंतास्थि भी कह सकते हैं, ठीक है, दंतास्थि, ठीक है। और एनामेल का हिंदी जानते हैं आप लोग, बताया नहीं मैंने, एनामेल, ठीक है। एनामेल को बोला जाता है दंत वल्क। क्या बोला जाता है, दंत वल्क। क्लियर, याद रखिएगा ये भी, दंत वल्क। और डेंटाइन को बोला जाता है दंतास्थि। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। दांतों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग सामान्यतः किसे माना जाता है, तो ये डेंटाइन होता है। दांतों का मुख्य भाग जो होता है ना वो डेंटाइन ही होता है, और डेंटाइन शब्द से ही दांत बना हुआ है, ठीक है। चलिए, दांतों का अधिकांश भाग का निर्माण दांतों का कौन सा भाग करता है, दांतों में सबसे ज्यादा हिस्सा जो होता है वो डेंटाइन का ही होता है, ठीक है, इसीलिए इसको सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। दांतों में उपस्थित डेंटाइन किसकी अपेक्षा अधिक मजबूत माना जाता है, तो हड्डियों की अपेक्षा ये अधिक मजबूत होता है, हड्डियों की अपेक्षा अधिक मजबूत होता है, और एनामेल की अपेक्षा कम मजबूत होता है। एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था, उसमें 4 दिए थे नाम, और चारों को बताया था कि मजबूती के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाइए, ठीक है, बढ़ते क्रम में सजाइए, ठीक है। उसमें क्या था देखिए मैं बताता हूं। एक था उपास्थि, एक था क्या, उपास्थि, दूसरा था अस्थि, ठीक है, तीसरा था डेंटाइन, है ना, और चौथा था एनामेल, एनामेल बताया था। अब बाकी 4 ऑप्शन है, तो चारों में इस सब का क्रम जो है से अलग अलग है, ठीक है, अधिक मजबूत ऐसे करके, और ये अलग अलग है, बढ़ते क्रम में हम लोगों को सजाना है। तो यहाँ पर जो हमने लिख दिया ये सही क्रम है। दांतों में सबसे, मानव शरीर की संरचना में सबसे मजबूत जो हिस्सा होता है वो एनामेल होता है, मजबूती के आधार पर नंबर 1 पर। दूसरे नंबर पे जो आता है वो होता है डेंटाइन, और तीसरे नंबर पे जो आता है वो है अस्थि, और चौथे नंबर पर आता है वो है उपास्थि। ये मजबूती का क्रम है। इन चारों में सबसे मजबूत एनामेल और सबसे ज्यादा कमजोर उपास्थि है। इसको क्रम को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, निश्चित रूप से इसको याद रखिएगा, उपास्थि, अस्थि, डेंटाइन और एनामेल। क्लियर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दांतों में उपस्थित डेंटाइन किसकी अपेक्षा अधिक कमजोर होता है, तो एनामेल से कमजोर होता है, ये तो क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे हमारे लिए क्या। अभी बहुत सारी जानकारियां हैं, ठीक है ना, अभी आप लोगों को घबराना नहीं है, अभी बिल्कुल पेशेंस रख करके आराम से देखना है, अभी इसमें थोड़ा सा समय लगेगा,
ये वीडियो थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है, इसलिए पेशेंस रख कर देखिए। और जानकारियाँ बहुत बढ़िया बढ़िया है, ठीक है ना, अभी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ इसमें मिलेगी। दांतों के मध्य उपस्थित नरम उत्तक को क्या कहा जाता है? उपस्थित जो नरम उत्तक होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है पल्प या लुगदी, ठीक है। उत्तक जो अभी मैं बताया ना कि वहां पर डेंटाइन के अंदर जो खाली जगह होता है उसको पल्प कैविटी कहते हैं, और इस पल्प कैविटी में बहुत सारे पदार्थ भी पाए जाते हैं, अर्ध तरल होते हैं, और उन्हीं को कहा जाता है, गुहा को कहा जाता है पल्प कैविटी, और जो अर्ध तरल पदार्थ है उसको बोला जाता है पल्प कैविटी, और ये संयोजी उत्तक होता है, ठीक है। इसके बाद है उपस्थित मज्जा गुहा को क्या कहा जाता है? तो पल्प कैविटी, ये बताया हुआ है। पल्प कैविटी में सामान्यतः कौन सी रचनाएं पाई जाती है? तो रचना भी मैंने बता दिया था कि ये संयोजी उत्तक यानी अर्ध तरल पदार्थ हो जाएगा, तंत्रिका तंतु होगा, और रक्त वाहिनियां यानी कि रक्त नलिकाएं, ये सब मैं बता चुका हूँ, फिगर बनाया था वहां पर सब कुछ लिखा था। यदि आपको समझ में ना आए तो एक बार बैक करके वहां पर जाकर के और देख लीजिए, ठीक है। दांतों के किस भाग में संक्रमण होने की संभावना सर्वाधिक अधिक होती है? तो ये पल्प कैविटी में जो है ना सबसे ज्यादा संक्रमण होता है, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर उत्तक और जो भी पदार्थ है अत्यंत ही नर्म है, अत्यंत ही कोमल होते हैं, ठीक है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दांतों की पल्प कैविटी में मौजूद दंत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? इसका नाम है ओडोंटोब्लास्ट। हालांकि ये चर्चा करने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन वीडियो ऐसे ही लंबा होने वाला है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे भी। जब हम लोग अस्थि पढ़ेंगे ना तो वहां पर सभी प्रकार के ब्लास्ट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको याद रखना है ओडोंटोब्लास्ट, क्या नाम है इसका? ओडोंटोब्लास्ट। यही सेल जो होता है पाया जाता है पल्प कैविटी में। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसमें क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं तो मानव दंत का सीमेंटम, अभी हमने बताया था सीमेंटम के बारे में, फिगर बनाकर आपको दिखाया था, ठीक है ना। ध्यान रखिए दीजिए तो कि ये कहाँ था सीमेंटम, अपने माइंड में जो है ना उसको रिमाइंड कीजिए, ठीक है। और देखिए कि दांतों की जड़ों को मसूड़े व जबड़े की हड्डी से कौन सा जोड़े रखता है? तो उसका नाम है सीमेंटम, ठीक है। और गोंद के समान कौन सा पदार्थ दांतों की जड़ों को ढके हुए रखता है? ये भी सीमेंटम ही आएगा, पक्का है। दांतों की जड़ वाले भाग के ऊपरी भाग में किसकी परत पाई जाती है? तो सीमेंटम की। अब याद रखना दांतों के जड़ वाले भाग में, रूट भाग में, है ना, कौन सा पदार्थ होता है? दांतों के रूट वाले भाग का सबसे बाहरी पदार्थ जो होता है वो क्या होता है? सीमेंटम। क्लियर? और क्राउन वाले भाग का सबसे बाहरी परत क्या होता है? तो एनामेल। बिल्कुल बढ़िया से याद रखना इसको। क्लियर है? दांतों व मसूड़ों को जोड़ने वाला सीमेंटम सामान्यतः क्या होता है? तो यह एक संयोजी उत्तक होता है, यह कैल्शियम युक्त यौगिक का बना होता है, और इसका रंग जो होता है वो हल्का पीला होता है, ये सफेद नहीं होता है। क्या होता है? ये हल्का पीला होता है, ठीक है ना। तो मसूड़े में दांत जब देखेंगे ना, जब मसूड़े कुछ लोगों के खत्म हो जाता है तो देखिएगा कि मसूड़े के नीचे वाला जो हिस्सा होता है, दांत जो दिखता है वहां से वो पीला दिखता है ना, और वो कभी सफेद नहीं होगा, ठीक है ना। चाहे कितना भी आप साफ कर लीजिए वो सफेद नहीं होगा। क्लियर है? चलिए और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे देखते हैं, यहां पर भी मानव दंत की संरचना से ही संबंधित है, ठीक है। क्या है यहाँ पर? दांतों के एनामेल की उत्पत्ति किन कोशिकाओं से होती है? तो यह भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। किससे होती है? भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है, ठीक है। दांतों के एनामेल की उत्पत्ति भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है। अब ये क्या होता है ना, एक्टोडर्म जो होता है ये मांसपेशियों का हिस्सा होता है, ठीक है। और उसमें एक्टोडर्म, मिसोडर्म और एंडोडर्म कई प्रकार के होते हैं, तो उनकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। अभी यहाँ पर बस याद रखिए कि एनामेल की उत्पत्ति जो होती है भ्रूणीय एक्टोडर्म से होती है, बाकी दांत का जो शेष भाग रह गया उन सब की उत्पत्ति मिसोडर्म से होती है। और ये जो होती है एनामेल की उत्पत्ति किन कोशिकाओं से? तो ये भ्रूणीय जो एक्टोडर्म है ना, इसका ही दूसरा नाम है एमिलोब्लास्ट। क्या है? एमिलोब्लास्ट। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर भी याद रखिएगा बढ़िया से। ये सब सिर्फ अभी याद रखना, इसके बारे में समझाएंगे हम लोग बाद में, जब कोई टॉपिक में ये आएगा। इस टॉपिक को पढ़ेंगे तब समझा देंगे। मानव दंत का
निर्माण किस पदार्थ से हुआ है? तो मानव दंत का निर्माण जो होता है, जो पदार्थ होता है, उसका पूरा का पूरा सूत्र ये होता है और इसका शुद्ध नाम जो होता है वो ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट होता है। ठीक है ना। तो ये कैल्शियम फॉस्फेट होता है, कैल्शियम फॉस्फोरस, कैल्शियम और फॉस्फोरस का यौगिक होता है। शुद्ध नाम क्या है? ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट। ये सूत्र भी याद रखिएगा और इसका नाम भी याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर। और किसका यौगिक है ये? तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का। बिल्कुल सिंपल सी बात। ओके, चलिए तो हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे इसमें क्या है। ठीक है, आगे जो आता है यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। इस बात को तो सबको समझना चाहिए। ठीक है ना, चाहे स्टूडेंट हो अथवा नहीं हो। बुढ़ापे में दांतों के गिर जाने का प्रमुख कारण क्या होता है? ये जो ओडोंटोब्लास्ट होता है ना, यानी कि पल्प कैविटी में जो वहां पर सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है ना, वे जो होते हैं ना निष्क्रिय हो जाते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि पल्प कैविटी जो है वो सिकुड़ जाता है, यानी कि पल्प कैविटी सिकुड़ कर छोटा हो जाता है, साथ ही साथ उसमें सेल्स और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं और इस वजह से दांतों को पर्याप्त मात्रा में पोषण नहीं मिल पाता है। इस वजह से दांत जो होते हैं झड़ जाते हैं अथवा गिर जाते हैं अथवा टूट जाते हैं, जो भी कहिए। क्लियर है? दांतों के लिए सर्वाधिक हानिकारक पदार्थ किससे माना जाता है? तो ये होता है फ्लोराइड और उसके यौगिक। ठीक है, फ्लोराइड और उसके यौगिक। ऐसा आप देखेंगे कि जिन क्षेत्रों में जल में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा होती है वहां पर लोगों के दांत बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। दूसरी चीज कि जो लोग टूथपेस्ट का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं उनके दांत भी जल्दी झड़ जाते हैं। ऐसे सभी टूथपेस्ट वाले प्रचार करते हैं कि इससे दांत मजबूत होता है, कैल्शियम का पोषण देता है। ठीक है ना, दांतों को पोषण देता है। ठीक है ना। आप दाल रोटी चना यानी खाने वाले जितने भी पदार्थ है उस शरीर पे उसका लेप लगाइएगा ना तो उससे वो एनर्जी नहीं मिलेगी। पक्का इस बात को माइंड में सेट कर लीजिए। ठीक है ना। तो दांतों के ऊपर जो है ना टूथपेस्ट घिसने से दांतों को पोषण नहीं मिलता है, उसको कैल्शियम दांतों पे लगाने से नहीं मिलता है। कैल्शियम भोजन से मिलता है, खाने से मिलता है। इसलिए जितने भी टूथपेस्ट वाले प्रचार करते हैं ये सब जो है से भ्रामक प्रचार है। क्लियर है? एक और चीज देखिए, किस तत्व की कमी के कारण मानव दंत पीले पड़ जाते हैं? तो मानव दंत का पीले पड़ने का कारण भी फ्लोरीन होता है। दांतों को फ्लोरीन जरूरी भी एक लिमिट मात्रा में, एक इसका जो होता है एक मानक होता है, उस मात्रा में जो है से आपके शरीर में फ्लोरीन होनी चाहिए। और अगर ये फ्लोरीन नहीं है तो दांत जो है से आपको पीले पड़ जाएंगे। ठीक है, चलिए किस तत्व की कमी के कारण दंत कमजोर होने लगते हैं? तो कैल्शियम और उसके यौगिक, साथ ही साथ फास्फोरस और उसके यौगिक। अगर इसका पोषण आपको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलता है तो निश्चित रूप से आपका दांत कमजोर होगा। ठीक है, तो यहां पर विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लोरीन दांतों के लिए जरूरी भी है, बट एक निश्चित मात्रा में, एक निश्चित मात्रा में है तो ये जो है से आपके लिए लाभदायक है। और अगर मानक स्तर से ऊपर प्रयोग करते हैं तो ये आपके दांतों के लिए हानिकारक हो सकता है। और आजकल बाजार में जितने भी टूथपेस्ट हैं सभी में जो है ये फ्लोरीन या फ्लोराइड जो होता है मानक स्तर से बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए टूथपेस्ट का प्रयोग बिल्कुल सावधानी से करना चाहिए। ठीक है, अब मैं ये नहीं बताऊंगा कि आपको कौन सा टूथपेस्ट प्रयोग करना चाहिए और कौन सा नहीं, ये डिसीजन करना आपका है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है। अभी और बहुत सारी जानकारी है, अभी बिल्कुल पेशेंस रख कर देखिए थोड़ा सा। ठीक है ना, मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा वीडियो लंबा हो रहा है तो थोड़ी सी तो परेशानी हो रही होगी आप लोग को, लेकिन बोरिंग नहीं लगना चाहिए। इतनी अच्छी जानकारी के मिलने के बावजूद भी अगर बोरिंग लग रहा है तो ये अच्छे स्टूडेंट की पहचान बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, जब जानकारी अच्छी मिले तो वहां पर जो है पेशेंस रख के उसको पूरा का पूरा देखना ही चाहिए। दांतों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? ओडोंटोलॉजी। क्लियर, एक शब्द आप लोग जानते भी होंगे, दंत विज्ञान हिंदी में कहेंगे। दांतों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट, दंत विशेषज्ञ। क्लियर है? दांतों की चिकित्सा करने वाले चिकित्सक को क्या कहा जाता है? ओडोंटोलॉजिस्ट। ये भी दंत विशेषज्ञ ही कह सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, कुछ ऐसे भी चिकित्सक हैं जो बहुत विशेषज्ञ नहीं होते लेकिन दांतों का इलाज करते हैं, उन लोगों को कहा जाता है डेंटिस्ट। क्या कहा जाता है? डेंटिस्ट।
ठीक है ना, दंत चिकित्सक। और ये ओडोंटोलॉजिस्ट जो हो जाएगा वो होगा दंत विशेषज्ञ। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल आगो दे और से एक बढ़िया सा क्वेश्चन है, ओडोंटोलॉजिया। ओडोंटोलॉजिया ये जो है इस शब्द का संबंध किस घटना से है, तो ये दांत का दर्द से संबंधित है। तो यानी कि दांतों में जो दर्द होता है उसी के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है ओडोंटोलॉजिया। क्लियर है, बहुत सिंपल सा। फ्लोरोसिस रोग का संबंध मानव के किस अंग से होता है, तो ये मानव दंत से होता है। फ्लोरोसिस जो बीमारी होती है वो किससे होती है, दांत से संबंधित होती है। क्या होता है ना, जैसे हम अभी बताए कि जिन क्षेत्रों में फ्लोराइड ज्यादा पाया जाता है या बहुत ज्यादा फ्लोराइड वाला टूथपेस्ट जो प्रयोग करते हैं तो उनका दांतों का एनामेल जो है ना वो धीरे धीरे जो है से घिसता रहता है और वो जो है से समाप्त होते रहता है ना, इसी को कहते हैं फ्लोरोसिस। क्लियर है। रूट कैनाल ट्रीटमेंट का संबंध किससे है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट को समझिए, बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, ठीक है ना। अभी हमने दांत बनाया था तो इस तरीके से बनाया था, ठीक है, और इसमें बताया था कि अंदर जो होता है ना इसमें कुछ खाली भाग होता है और इसको क्या कहते हैं, पल्प कैविटी, है ना। इसमें अर्ध तरल पदार्थ भरे रहते हैं ना, और जब इनमें संक्रमण होता है ना तो क्या होता है ना कि ये दांतों में जो है ना से यहाँ पर छिद्र बना देते हैं, दांतों पर छिद्र बना देते हैं और इनसे जो होता है इसमें तरल पदार्थ जो होता है वो इससे बाहर आने लगता है। कभी कभी खून निकलता है, कभी कभी मवाद टाइप का निकलता है, जो भी आप उसका नाम दें, यानी उसका शुद्ध नाम तो पल्प ही है, बाकी आप दो नाम दे दें, ठीक है। ये निकलता रहता है, ठीक है ना। हम लोग सामान्य भाषा में इसको बोलते हैं खोड़रा। आप लोग क्या कहते हैं पता नहीं, लेकिन हम लोग यही कहते हैं खोड़रा, ठीक है, समझ गए। तो आप जो भी कहें ये होता है। और इसको हम लोग बोलते हैं, जब डॉक्टर के पास जाते हैं ना तो क्या करता है कि वो जो है इस छिद्र को जो है भरता है, बंद करता है, और इस भरने की क्रिया जो है ना कहलाती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्या कहलाती है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, रूट कैनाल ट्रीटमेंट किससे संबंधित है, तो मानव के दंत से संबंधित है। और इसमें क्या किया जाता है, ये जो छिद्र बन जाता है यानी इसको कहते हैं रूट कैनाल, छिद्र को क्या बोलते हैं, रूट कैनाल, ठीक है। और इसी को भरने की क्रिया जो होती है कहलाती है रूट कैनाल ट्रीटमेंट। क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहाँ पे। ओके, थोड़े और क्वेश्चन होंगे, थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, ठीक है। अब बस ज्यादा नहीं है लेकिन थोड़ा सा तो है, और बढ़िया क्वेश्चन है, इसलिए बिल्कुल निश्चित रूप से आपको देखना अनिवार्य है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या है। यहाँ पर कहता है कि किस वर्ग के जंतुओं के दांत प्रायः जीवन भर बढ़ते रहते हैं। एक वर्ग ऐसा है जिनके दांत जीवन भर बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। तो ये जो वर्ग होता है ये कहलाता है रोडेंट्स या कृंतक, ठीक है। और रोडेंट्स और कृंतक ये जो वर्ग है ये स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत ही आता है, ठीक है ना। कहाँ आता है, स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत ही आता है। एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये कि स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आने वाला सबसे बड़ा समूह जो होता है, सबसे बड़ा ग्रुप जो होता है वो रोडेंट्स ही होता है। ये क्वेश्चन भी आपको निश्चित रूप से याद होने चाहिए, ठीक है। अब इसमें कुछ प्रमुख रोडेंट्स का नाम दिया हुआ है, चूहा, खरगोश, गिलहरी, गिनी पिग, शाही, बीवर, हैमस्टर, उदबिलाव, ठीक है। ये जो है ऐसे जानवर हैं जो सबको रोडेंट्स कहा जाता है और इन सभी के दांत जो हैं जीवन भर बढ़ते रहते हैं, ठीक है ना। इसीलिए ये अपने दांतों को नियंत्रित करने के लिए कि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ जाए, अगर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो मुंह से बाहर निकल जाएगा और उनको भोजन करने में फिर परेशानी होगी, इसीलिए ये वस्तुओं को लगातार कुतरते रहते हैं। क्या, किसी भी वस्तु को कुतरते रहते हैं ना, दीवार हो, जमीन हो, या आपका वस्त्र हो, जूता हो, कपड़ा हो, लकड़ी हो, किसी भी चीज को कुतरते रहते हैं, ठीक है ना। और कुतरना इनका शौक नहीं है, मजबूरी है। इसलिए अगर चूहे जो हैं या फिर गिलहरी जो है आपके कपड़े या किसी वस्तु को कुतर दे तो ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि ये जो है वे बेचारे लोग मजबूरी नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको भी बचना जरूरी है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा दुख व्यक्त कर सकते हैं लेकिन ज्यादा बुरा नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, स्तनधारियों के सभी वर्ग में सबसे बड़ा वर्ग किसे है, रोडेंट्स, मैंने ये बता दिया। एक और, उंगलियों के निशान के समान क्या दांतों के निशान अलग अलग होते हैं, बिल्कुल अलग अलग होते हैं, ये भी मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है ना। इसीलिए अपराधियों को पकड़ने के लिए या किसी व्यक्ति की पहचान के लिए क्या होती है कि जहां पर फिंगरप्रिंट का यूज होता है वहां पर दांतों का भी प्रयोग किया जाता है,
ठीक है ना। जैसे क्या होता है कि किसी एक्सीडेंट वगैरह में अगर फिंगरप्रिंट नहीं मिल पाया, ठीक है ना, हाथ गायब हो गए, ठीक है ना, तो उस स्थिति में उनके दांतों से उनका परीक्षण किया जाता है और पता लगाया जाता है कि ये कौन है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और आगे देखते हैं क्या है। और कुछ क्वेश्चंस हैं, निश्चित रूप से थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा पेशेंस और रख लीजिए, ठीक है। यहां पर देखते हैं अभी तक विश्व का सबसे पवित्र दांत किसका माना जाता है। अभी तक विश्व में जितने भी व्यक्ति उत्पन्न हुए उनमें सबसे ज्यादा पवित्र दांत किसका माना जाता है? तो महात्मा गौतम बुद्ध का, महात्मा गौतम बुद्ध का, ठीक है। इनके दांतों को रख करके उस स्थान पर एक मंदिर बनाया गया और वहां पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग पूजा करते हैं, ठीक है ना। और सिर्फ श्रीलंका के लोग ही नहीं बल्कि विदेशों से भी वहां पर खास करके बुद्धिस्ट लोग वहां पर पूजा अर्चना करने जाते हैं, उनके दांतों को दर्शन करने जाते हैं। और ये जो मंदिर है ये श्रीलंका के कैंडी नामक स्थान पर है। कहाँ है? श्रीलंका के कैंडी नामक स्थान पर, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, अभी तक विश्व का सबसे महंगा दांत किसका माना जाता है? तो अभी तक विश्व का सबसे महंगा दांत जो माना जाता है सर आइजक न्यूटन का। न्यूटन जो वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, जिन्होंने सेव गिरने से गुरुत्वाकर्षण का अध्ययन किया, वही न्यूटन, ठीक है। तो सबसे महंगा दांत इनका माना जाता है और इनकी एक दांत से जो है ना एक मूल्यवान अंगूठी बनाई गई थी, ठीक है। और उस समय इसकी नीलामी, ठीक है ना, न्यूटन की मृत्यु के समय इसकी नीलामी जो हुई थी $3633 में हुई थी, $3633 में हुई थी। और वर्तमान समय में अगर इसका मूल्य आंका जाए तो ये लगभग $36,000 आता है। अब रुपये में कितना होगा? 80 से गुना करके देख लीजिए, लगभग उतना हो जाएगा, ठीक है। तो इतना मूल्यवान है ये। चलिए तो हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखते हैं कि इसमें क्या है। एक और चीज है इसमें, अभी थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए, इसको भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। बस सब समाप्त ही होने वाला है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए केवल। दांतों का सबसे बाहरी भाग को सामान्यतः क्या कहते हैं? एनामेल या दंतबल्क, ऑलरेडी बता चुका है। मनुष्य के बच्चों में कौन से दांत सामान्यतः नहीं पाए जाते हैं? बता दिया गया है, प्रीमोलर, ठीक है ना। मनुष्य के बच्चों में कौन से दांत प्राय सबसे पहले निकलते हैं? ये भी बताया गया है कि कृंतक या इंसिजर। मनुष्य के बच्चों में कौन से दांत प्राय सबसे पहले झड़ते हैं? स्वाभाविक है कि जो पहले निकलेगा वो पहले झड़ेगा और ये होगा कृंतक या इंसिजर। मनुष्य के दांतों में सर्वाधिक मजबूत दांत किसको माना जाता है? तो ये होता है रदनक अथवा कैनाइन। और सबसे कमजोर दांत यहाँ नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये एकदम सिंपल से याद रखिए, थोड़ा सा अगर हम समझाएं वहां पर ध्यान रखिएगा। तो सबसे कमजोर दांत जो होता है माना जाता है वो होता है प्रीमोलर, ठीक है ना। सबसे ज्यादा खोड़रा उसी दांत में बनता है, ठीक है। और अभी एक और चीज हमने बताया था कि यदि अत्यंत कठोर वस्तु को उससे तोड़ने का प्रयास करते हैं, जैसे चन्ना और चन्ना के साथ कंकड़ मिल गया और तोड़ने का प्रयास करते हैं तो दांत 2 भाग में बट जाएगा, ठीक है। तो सबसे कमजोर वो वाला याद रखिएगा। दांतों के आंतरिक भाग को सामान्यतः क्या कहा जाता है? डेंटाइन या दंतबल्क बता दिया है। सबसे बाहरी भाग जो हो गया क्या होता है? एनामेल। और आंतरिक भाग जो होता है वो क्या होता है? डेंटाइन। और उसके अंदर तो कैविटी होती है, तो दांतों का मूल भाग यही होता है, कैविटी को छोड़ दे तो, ठीक है। तो बाहरी भाग एनामेल और आंतरिक भाग डेंटाइन। क्लियर है? कोई डाउट नहीं होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़कर देखते हैं क्या है इसमें, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस और रखिए। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इंटरेस्टिंग ही नहीं है, परीक्षाओं में ये सारे पूछे भी जाते हैं, ठीक है ना। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सर्वाधिक संख्या में दांत वाला जंतु किसे माना जाता है? सबसे ज्यादा दांत किस जंतु के होते हैं? तो सबसे ज्यादा दांत जो होता है वो घोंघा का होता है। किसका होता है? घोंघा, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने, है ना। इसको बोलते हैं स्नेल, ठीक है। इसके दांतों की संख्या 15 से 25,000 तक होती है। कुछ लोगों का तो यहाँ पे कहना है कि इसमें लगभग 40,000 के आसपास दांत पाए जाते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसमें दांतों की संख्या 15 से 25,000, कुछ लोगों के अनुसार 30, 35, 40,000 भी है ना। लेकिन ये पक्का है कि सबसे ज्यादा दांत वाला जानवर इसे ही माना जाता है। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो किस स्तनधारी के मुख में एक भी दांत नहीं पाया जाता है? एक स्तनधारी ऐसा भी है जिसमें एक भी दांत नहीं पाया जाता है, उसका नाम है पैंगोलिन स्केली एंटीटर, ठीक है। देखिए एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोगों को, जब तक ये अगर ये समझ में नहीं आ रहा ना कि ये क्या है, तो ये एक जानवर होता है, ठीक है ना। ये सब मतलब क्या होता है? रोएदार ही होते हैं, चूहे के समान होता है और बहुत ही प्यारा सा जानवर है ये, ठीक है।
पेंगोलिन और स्केली एंटीटर, ठीक है ना। और ये जब डर लगता है तो पूरा फुटबॉल के समान बन जाता है। इसके बारे में विशेष जानकारी हासिल करना तो गूगल में टाइप कीजिए और टाइप करके इसका फिगर और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा ना, तो ये क्वेश्चन भी हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा और थोड़ी सी जानकारी एक्स्ट्रा भी मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आपको। एक और है कि एक जंतु ऐसा है जिसके मुंह में जीवन भर दांत निकलते रहते हैं और जीवन भर टूटते भी रहते हैं, यानी कि जब से वो जन्म लेता है उसके मरने तक कई बार दांत निकलते हैं और कई बार टूटते रहते हैं, ठीक है। यानी कि दांत उनकी संख्या उसमें कभी भी निश्चित नहीं हो पाती है, कभी टूटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी उनकी संख्या घटेगी, यानी कि जीवन भर निकलते रहते हैं और जीवन भर टूटते रहते हैं। ये जो होता है शार्क है और ये समुद्र में पाया जाता है और ये सफेद रंग का होता है, इसीलिए हम लोग इसको समुद्री सफेद शार्क, कभी कभी सफेद समुद्री शार्क भी लिख देगा, ठीक है ना। तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये समुद्री है, सफेद रंग का है और ये शार्क है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, सर्वाधिक बड़े आकार के दांत वाला जंतु किसे माना जाता है? ये तो समझ गए होंगे, तो बिल्कुल हाथी, एलिफेंट, है ना। दांत देखा होगा, सूंड के दोनों तरफ जो है से बड़े बड़े निकले हुए रहते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जो हाथी के दांत होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, किस श्रेणी में वो आते हैं? तो ये जो होता है कृंतक होता है या इंसिजर, कृंतक या इंसिजर। क्लियर है? कोई डाउट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। अब नहीं है कुछ, ठीक है। अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थोड़ा सा लगता है आप लोग थक गए, बट जानकारियां बहुत अच्छी अच्छी थी, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन जो है से आपको याद करने चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के उद्देश्य से इन सब को निश्चित रूप से हमेशा याद रखना चाहिए, ठीक है। कैसा लगा ये वीडियो जरूर हमें सूचित कीजिएगा और इन जानकारियों को अगर आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही अच्छा रहेगा। इसलिए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और उनको बोलिए कि इस वीडियो को ज़रूर देखो और इसमें जितनी भी जानकारी है सबको याद रखो, ठीक है। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।